देखो, नमस्कार सभी को। पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ चुके थे। अभी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे आज, केंद्र की विधायिका, मतलब एक प्रकार से कहते हैं तो संसद। ठीक है, जो कि आर्टिकल 79 से 122 तक है। ठीक है, आर्टिकल 79 कहता है संसद की स्थापना व विस्तार। ठीक, संसद के 3 अंग होते हैं, हम सबको पता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, जिसको आर्टिकल 80 में बताया गया है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, जिसको आर्टिकल 81 में बताया गया है। ठीक है, दो सदनीय व्यवस्था जो है हमारे देश में, उसको हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। और 1919 के अधिनियम में पहली बार बताया गया था। ठीक है, कुल मिला के ये कह सकते हैं 1919 के अधिनियम में अधिनियमित था दो सदनीय व्यवस्था की। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया दो सदनीय व्यवस्था? ब्रिटेन से। बहुत बार क्वेश्चन बना इससे। बाकी आगे पढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 80 है। आर्टिकल 80 हमारा राज्यसभा की संरचना व स्थापना का उल्लेख है। ठीक है, राज्यसभा 80 में, 79 में संसद। ठीक है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। पहली मीटिंग इसकी रखी गई थी 13 मई 1952 को। इसका पुराना नाम था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, अब ये हो गया राज्यसभा कब? अगस्त 1954 के बाद इसको राज्यसभा कहा जाने लगा। ठीक है, इसके जो उपनाम रहे हैं, उपनाम में उच्च सदन और स्थायी सदन, दो नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, सदस्यों की संख्या इसमें जो होती है अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान में इसमें 245 है, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव से 233 बने गए हैं और राष्ट्रपति द्वारा 12 को मनोनीत किया गया है। ठीक है, अधिकतम जो 250 होती है उसमें अप्रत्यक्ष जो रहते हैं वो 238 रहते हैं। ठीक, और राष्ट्रपति द्वारा 12 को मनोनीत किया जाता है। क्योंकि वर्तमान में 5 कम है, इसीलिए जो अप्रत्यक्ष चुनाव से आए हैं उनमें 5 कम होगा तो 233 हो जाएंगे। ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 अधिकतम। वर्तमान में 245 है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं, बाकी 233 अप्रत्यक्ष चुनाव से। ठीक है, 80 के 2 में कहा गया है, आर्टिकल 80 के 2 में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करेगा, वही जब 12 मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, ये 12 सदस्य कौन से होंगे? इसमें से आपके कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इस कैटेगरी के जो लोग होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, 80 के 3 में कहा गया है कि राज्य से अधिकतम 230 हो सकते हैं और यूटी से 20 हो सकते हैं। ठीक, 80 के 2 में बताया गया था 12 सदस्यों को नियुक्त करेगा। 80 के 3 में बताया गया कि कौन से 12 सदस्य होंगे, वो कहाँ से होंगे, किस टाइप के होंगे। ठीक है, ये इसको डिटेल में दिया गया। अब राज्य से अधिकतम जो होंगे वो 230 होंगे, यूटी से 220 होंगे। 250 अधिकतम था, मैक्सिमम कितना था? 220, 250। ठीक है, 250 में 230 जो हो जाएंगे वो राज्यों से हो जाएंगे और यूटी से 20 हो जाएंगे। ठीक है, 250 हो जाएंगे। आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा, लोकसभा की संरचना व स्थापना। 79 क्या था? संसद। 80 क्या था? राज्यसभा। राज्यसभा पहले क्यों? क्योंकि उच्च सदन है, इसीलिए 80 में राज्यसभा, 81 लोकसभा। लोकसभा क्या कहते हैं? हम निम्न सदन भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को। इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? 13 मई 1952 को। ठीक है, केवल गठन का डेट देखो चेंज है, इस 3 अप्रैल और 17 अप्रैल है। ठीक है, आगे देखिए, इसका पुराना नाम जो था हाउस ऑफ पीपल्स था। ठीक है, इसको 19 मई 1954 में बदल के लोकसभा कर दिया गया। कब चेंज किया गया? मई 1954 में। इसके उपनाम जो है निम्न सदन, अस्थायी सदन। ठीक है, क्योंकि हर 5 साल में भंग होता है। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो अधिकतम 552 है, जो कि चेंज हो सकती है, क्योंकि आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हर चुनाव, हर मतगणना के बाद लोकसभा की सीटों में परिवर्तन होगा। ठीक है, वर्तमान में 543 है, 18वीं लोकसभा 2024 की जो है। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, राज्यों से 530 आते हैं, यूटी से 20। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों में यूटी से केवल 20-20 लोग ही रहेंगे। ठीक, वर्तमान में 543 है, अधिकतम 552 है, जिसमें से 550 प्रत्यक्ष चुनाव से आएंगे और 2 आंगल भारतीय होंगे जो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो आर्टिकल 331 में है। लेकिन इसको 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। किसको? 2 आंगल भारतीय जो होंगे। ठीक है, तो आंगल भारतीय अब लोकसभा में नहीं रहते। ठीक है, ये हो गया हमारा। राज्यसभा में कितने थे? 350, 250। ठीक, राज्यसभा में 250, लोकसभा में अधिकतम 552, लेकिन लोकसभा के परिवर्तनीय है। ठीक, हर मतगणना के बाद इनमें परिवर्तन होगा, ध्यान रखिए।
आर्टिकल 82 है। आर्टिकल 82 यही कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों में परिवर्तन होगा, ठीक। लेकिन 84वां संविधान संशोधन 2001 जो रहा है, उसमें बताया गया है कि लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 2026 तक स्थायी होगी। 2026 तक जो होगी इसकी, वो हमारी 552 ही होगी। 2026 तक कितनी होगी? 552, 552, ठीक है। 26 के बाद जब 27 में बदली जाएगी, 27 के बाद, 26 के बाद जब भी जनगणना होगी तो उसमें परिवर्तन होगा भाई। कब होगा? 26 के बाद कब होगा? 31 में होगा, 2031 में, तभी इसमें परिवर्तन संभव है, ठीक है। 84वें संविधान संशोधन 2001 से बताया गया था कि लोकसभा में मैक्सिमम 552 होनी चाहिए और विधानसभा में 250 होनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा 84वें संविधान संशोधन 2001। आर्टिकल 83 कहता है संसद का कार्यकाल, संसद का कार्यकाल, ठीक है। अब देखो, राज्यसभा, संसद के 2 अंग है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो उच्च सदन है, इसका विघटन नहीं होता, ठीक। इसके सदस्यों की जो कार्यकाल है 6 वर्ष होता है और 1/3 प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर होते हैं, ठीक। 1/3 एक बार रिटायर होंगे, फिर 1/3 अगले 2 साल बाद, 1/3 अगले 2 साल बाद, ठीक। बल्कि लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष है और सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ठीक है। ये इसका विघटन नहीं होता, ये अनलिमिटेड है। लेकिन इसके सदस्यों का 6 वर्ष है, जो कि 1/3 हर 2 वर्ष बाद रिटायर होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। लोकसभा का 5 साल है और इसके सदस्यों का भी 5 साल है, ठीक है। आर्टिकल 84 कहता है सांसद की योग्यताएं, सांसद की योग्यताएं। देखो, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है। क्या? राज्यसभा का बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, लोकसभा का 25 वर्ष। अब इसको याद कैसे रखेंगे? राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, इसी वजह से इसमें 30 मांगा गया है। लोकसभा हमारा निम्न सदन है, इसलिए इसमें 25 मांगा गया है, ठीक है। बाकी लाभ का पद ना हो, पागल दिवालिया ना हो, भारतीय हो, ये तीनों में कॉमन है, ठीक। दोनों में कॉमन है तीनों चीजें, ठीक है। आर्टिकल 85 जो कहता है, वो कहता है संसद के सत्रों का उल्लेख, ठीक। सत्रों का उल्लेख जो होता है, ये 3 सत्र होते हैं संसद के, ठीक। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बजट फरवरी से मई होता है, मानसून जुलाई से सितंबर होता है, शीतकालीन जो होता है नवंबर से दिसंबर होता है, ठीक। इसमें देखो कैसे पता चले क्या होता है। शुरू से स्टार्ट करेंगे, जनवरी छोड़ देंगे, फरवरी से मई तक होगा, ठीक। जून का गैप होगा, 1 महीने का गैप होगा, ठीक। फिर जुलाई सितंबर चलेगा, फिर अक्टूबर का गैप होगा, फिर नवंबर से दिसंबर चलेगा, फिर जनवरी का गैप होगा, फरवरी से फिर अगला बजट चलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के 1-1 महीने का गैप है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक। सत्र का स्थगन करने की शक्ति स्पीकर अध्यक्ष को है। स्थगन का मतलब होता है कि जो पर डे सत्र समाप्त होगा उसकी स्थगन की बात हो रही है, ठीक है। बाकी सत्रों को आहूत मतलब पहले बार, जैसे अब मान लो बजट सत्र चालू हुआ तो सबसे पहली बार जो बुलाएगा वो राष्ट्रपति बुलाएगा और मई में जब खत्म करेगा तो राष्ट्रपति खत्म करेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं सत्रों के आहूत या सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, ठीक है। सत्र जब पहली बार बुलाया जाएगा और आखिरी बार जब खत्म किया जाएगा तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। बाकी जो पर डे खत्म और बुलाया किया जाएगा तो वो लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाएगा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा जिस उसके अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, ठीक है। लोकसभा का विघटन की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर होगी हर 5 वर्ष में, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर हर 5 वर्ष में होगी इसका लोकसभा का विघटन। क्यों? क्योंकि चुनाव होता है तो हर बार चेंज होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 86 कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण की शक्ति है। आर्टिकल 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। 88 में महान्यायवादी की विशेष शक्ति है। महान्यायवादी की विशेष शक्ति हमने आपको जब आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहे तब हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 86, 87, 88, ठीक है। 86 में क्या है? अभिभाषण। 87 में क्या है? विशेष अभिभाषण। 88 में क्या है? महान्यायवादी शक्तियाँ, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं संसद में अधिकारी। आर्टिकल 89 कहता है कि राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्यसभा का एक सभापति हो, उपसभापति होगा, ठीक है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि इसको इसी चीज का वेतन मिलता है। उपसभापति कौन है? राज्यसभा में से चुने जाते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है? सदन में विधेयक को पेश करना, विधेयक पर वोट व बहस कराना, सदन में मर्यादा बनाए रखना। कुल मिला के इनका काम पूरा मैनेजमेंट का होता है। किसका? सभापति और उपसभापति का, ठीक है। सारा मैनेजमेंट यही लोग देखते हैं। 89 में क्या है? राज्यसभा का एक सभापति और उपसभापति होगा। सभापति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, उपसभापति राज्यसभा से ही चुना जाता है, ठीक है। आर्टिकल 90 है
राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। उपसभापति को हटाने के लिए राज्यसभा से साधारण विधेयक पारित करके इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, किसको? उपसभापति को। आर्टिकल 91 कहता है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा कार्यभार संभाला जाना। 91 में क्या है? उपसभापति द्वारा कार्यभार संभाला जाना। आर्टिकल 92 में है यदि सभापति उपसभापति दोनों नहीं है तो 6 सदस्यीय समिति बनेगी, उससे एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज ये बताई गई है, सभापति या उपसभापति के अगर पदहस्त, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो इनके महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है तो ये पद पर आसीन नहीं होंगे। ठीक है, तब यही आर्टिकल 92 काम करेगा और एक समिति बनेगी, उसी से एक व्यक्ति को सभापति और उपसभापति बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 89 क्या है हमारा? राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 90 में है उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया। 91 में है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति का कार्यभार संभालना। 92 में है कि अगर जब दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो एक 6 सदस्यीय समिति बनेगी और उसमें से एक व्यक्ति का चयन होगा। ठीक है, आर्टिकल 93 कहता है लोकसभा, सेम वैसे इसमें जैसे 89 में राज्यसभा था वैसे इसमें भी है, स्पीकर और अध्यक्ष का पद होगा, उप स्पीकर या उपाध्यक्ष का पद होगा। ठीक है, इसके कार्य जो है सदन में विधेयक को पेश करना, विधेयक पर वोट बहस कराना, सदन में मर्यादा बनाना था। सेम डिट्टो वही है जो 89 में राज्यसभा का था वही लोकसभा का है। पूरा मैनेजमेंट का काम सभापति और उपसभापति का होता है। आर्टिकल 94 जैसे आर्टिकल 91 में था सेम वैसे इसमें भी है, स्पीकर व उप स्पीकर की पदहस्ती। ठीक है, अगर स्पीकर करनी है तो विशेष बहुमत से पारित होगा, लोकसभा के विशेष बहुमत से पारित। अगर लोकसभा के साधारण विधेयक से पारित करा कर ही उप स्पीकर को हटाया जा सकता है। ठीक है, उसमें देखिए सभापति का महाभियोग नहीं था, पदहस्त नहीं था, क्योंकि सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, तो उसको हम लोग पद से नहीं हटा सकते। ठीक है, आर्टिकल 95 कहता है स्पीकर की अनुपस्थिति में उप स्पीकर द्वारा पदभार संभालना, जैसे कि आर्टिकल 92 में था। ठीक है, सॉरी 91 में था ना, 91 में, हाँ 91 में था। उसके बाद 96 कहता है कि यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद पर नहीं है तो अस्थायी समिति बनेगी, 6 सदस्यीय, एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की यदि पदस्थ की प्रक्रिया चल रही है तो वह उस पद पर आसीन नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गए 96 तक हमारे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 97 में कहा गया है संसदीय अधिकारियों के वेतन और भत्ते। अकॉर्डिंग देखो अप्रैल 2025 के अनुसार हमारे पास डाटा है कि राज्यसभा का जो सभापति हैं वो जगदीप धनखड़, अभी इन्होंने वो दे दिया था, क्या दिया था? इस्तीफा दिया है। ठीक है, तो अभी आ गए जो हमारे वो आ गए हैं सीपी राधाकृष्णन, क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ये अभी हमारे सभापति मतलब जो अभी उपराष्ट्रपति हैं। उपसभापति हरिवंश नारायण है, सदन का नेता जो है जेपी नड्डा है, विपक्ष के नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, ये हमारे राज्यसभा का डाटा है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर इसमें ओम बिरला हैं, उप स्पीकर का पद रिक्त है, सदन के नेता पीएम है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। ठीक है, अब 99 में देखिए क्या 99 में सांसदों की शपथ, सांसदों की जो शपथ होगी लोकसभा स्पीकर द्वारा दिलाई जाएगी। ये आर्टिकल 99 में कहा गया। आर्टिकल 100 में कहा गया है संसद बैठकों के लिए गणपूर्ति का प्रावधान है। ठीक, गणपूर्ति क्या है? 1/10 या 10% होनी चाहिए। ठीक, अगर लोकसभा की बात होगी तो उसमें मिनिमम 55 होने चाहिए, राज्यसभा की बात होगी तो मिनिमम 25 होने चाहिए। ठीक, न्यूनतम उपस्थिति ये है, गणपूर्ति का मतलब है कि न्यूनतम उपस्थिति जिससे मीटिंग आरंभ की जा सके। ठीक है, अगर लोकसभा में 55 लोग हैं तब भी मीटिंग चालू होगी और राज्यसभा में 25 लोग तब भी मीटिंग चालू होगी। 100 का एक कहता है कि लोकसभा का स्पीकर राज्यसभा का सभापति निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। कुल मिला के जैसे मान लो सदन में 100 लोग उपस्थित हैं। ठीक, उसमें से किसी विधेयक पर 50 लोगों ने सहमति जताई, 50 लोगों ने सहमति नहीं जताई। ठीक है, तो यहाँ पे जो निर्णायक मत होगा वो अगर लोकसभा को होगा लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा को होगा राज्यसभा के सभापति का होगा। ठीक है, ये 100 का एक ये कहता है। आर्टिकल 101 में कहा गया सांसदों की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान। ठीक, या तो लाभ के पद पर चले जाए, पागल हो जाए, दिवाली हो जाए, 3 कंडीशन बनती है। 101 के 4 में कहा गया 60 दिन तक सत्र में अनुपस्थित रहे तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर 60 दिन तक किसी भी सत्र में आप नहीं गए हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 2 में है
102 में है विशेष स्थिति में सदस्यता का रद्द होना, जैसे आरपीए 1951 की धारा 8 के अनुसार 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर सदस्यता रद्द हो जाएगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए का फुल फॉर्म, ठीक है। 103 में सांसद की सदस्यता राष्ट्रपति रद्द करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर, चुनाव आयोग की सलाह पर सदस्यता को रद्द करता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। 103 में ये बताया गया है। 104 में बताया गया है यदि कोई अमान्य सदस्यता का सांसद संसद में आता है तो पहली बार उसको 500 रुपये का जुर्माना, अगर पुनः आता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया होगी। आर्टिकल 105 कहता है संसद में बोलने का अधिकार क्या है, सांसद में सांसदों के भाषण पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक, लेकिन मर्यादा बनाए रखने का कार्य स्पीकर का होता है किसी भी सदन में, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग संसद में कोई सत्र चल रहा है तो उसमें एक दूसरे को परारोप प्रत्यारोप लगाना, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है। आर्टिकल 106 कहता है संसदों के वेतन का प्रावधान, ठीक है, निर्धारित कौन करेगा, संसद ही करेगा, वेतन में कभी कमी नहीं होगी, ठीक है, वेतन में कमी नहीं हो सकती है, इसका निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगा, ठीक है। आर्टिकल 107 क्या कहता है, साधारण विधेयक का उल्लेख है ऐसे विधेयक जिनके लिए साधारण बहुमत चाहिए, मतलब 50% प्लस 1 वोट, ठीक है। 107 में साधारण विधेयक, 108 में संयुक्त बैठक है जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, तो इसको बुलाया जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कौन सी, संयुक्त बैठक का, ठीक है। इतिहास इसका ये रहा है कि 1961 में इसको डीपी एक्ट में लाया गया था, 1978 में बैंकिंग सुधार में लाया गया, 2002 में पोटा एक्ट में लाया गया। पोटा एक्ट जो आतंकवादी गतिविधि से विरोधी अधिनियम था, पोटा, ठीक है। 2023 में महिला सशक्तिकरण में इसमें संयुक्त बैठक बुलाई गई, ठीक है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो ये हमारे प्रेसिडेंट बुलाते हैं। आर्टिकल 108 हम लोग पढ़ चुके थे। आर्टिकल 109 देखिए, धन विधेयक का प्रावधान है इसमें, ठीक है। प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा, पहचानने की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर की होगी कि यह धन विधेयक है या नहीं है। इसको राज्यसभा में केवल 14 दिनों के लिए भेजा जाता है, राज्यसभा इसको रोक नहीं सकती, ठीक है। धन विधेयक की देखो, सबसे पहली बात, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, केवल लोकसभा में पेश होगा, पहचानने की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर को होगी, इसको राज्यसभा में केवल 14 दिनों के लिए भेजा जाता है और राज्यसभा में इसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। ये इसके 4 से 5 फीचर्स हैं धन विधेयक के, ध्यान रखिएगा। 110 धन विधेयक की परिभाषा, ऐसा विधेयक जिससे सरकार को धन की प्रत्यक्ष लाभ या हानि हो, जैसे भारत सरकार द्वारा उधार लेना या देना, सरकार द्वारा निजीकरण करना, सरकार द्वारा वेतन रोकना, ठीक है, ये सब धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। ऐसा कोई भी विधेयक जिससे सरकार को धन के प्रत्यक्ष लाभ या हानि हो, ठीक है, डायरेक्ट धन का लाभ या हानि। आर्टिकल 111 कहता है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, ठीक, ये हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ी है बहुत अच्छे से। आर्टिकल 112 कहता है वार्षिक वित्त विवरण लाइक बजट, इसको बजट कहते हैं, ठीक। 112 में वार्षिक वित्त विवरण का जिक्र है जिसको हम लोग बजट कहते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति को पेश किया जाता है, वहां से परमिशन लेके ही फिर वो किया जाता है। आर्टिकल 114 है विनियोग विधेयक, संचित निधि से धन निकालने के लिए इस विधेयक को संसद में पारित किया जाता है, ठीक। 115 क्या है, अनुपूरक विधेयक, अतिरिक्त व्यय बिल, ठीक है, यदि धन की आवश्यकता बजट से अधिक हो तो इसका उपयोग संसद में किया जाता है, ठीक है। देखो विनियोग विधेयक जो है, संचित निधि होती है, ये राष्ट्रपति के अंडर में होती है, ठीक है। इससे धन निकालने के लिए जो विधेयक पारित किया जाता है तो विनियोग विधेयक होता है, ठीक है। अनुपूरक विधेयक क्या होता है कि मान लो कोई बजट है, बजट में जब पैसे कम पड़ जाए तो उसके बाद अगर हमको धन निकालना होगा तो अनुपूरक विधेयक पारित होगा, जो कि 115 में है, ठीक है। 117 है वित्तीय विधेयक, ठीक, ऐसा विधेयक जो वित्त संविदाओं से संबंधित है, इसको राज्यसभा में पास कराना पड़ता है। हर धन विधेयक वित्तीय विधेयक होगा, परंतु हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं है। कुल मिलाकर हर धन विधेयक को हम लोग वित्तीय विधेयक कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 120 कहता है संसद की भाषा मुख्यतः हिंदी, अनुसूची 8 की 22 भाषाओं में कोई भी एक भाषा लोग स्पीकर कहने पर प्रयोग में लाई जाएगी, ठीक है। 120 में संसद की भाषा की बात है, मुख्यतः हिंदी होती है, लेकिन अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है लोकसभा की कहने पर। आर्टिकल 121 कैसा, संसद में न्यायाधीशों के अनाचरण कार्यप्रणाली पर चर्चा के प्रतिबंध। 121 में ये कहा गया है कि संसद में जो भी है तो न्यायाधीशों के आचरण या कार्यप्रणाली पर कोई भी प्रतिबंध या चर्चा नहीं होगी, ठीक। आर्टिकल 122 कहता है संसदीय प्रक्रिया में न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक, कि न्यायालय जो है संसद की किसी भी प्रक्रिया पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आर्टिकल 123 है राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक, गवर्नर का जो है 213 में है, ठीक। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, राष्ट्रपति का 123 है और गवर्नर का 213 है, ठीक, ध्यान रखिए, अध्यादेश। तो
आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। PDF टेलीग्राम में पढ़ाई आप लोग डाउनलोड करके पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग न्यायपालिका पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।